नमस्कार दोस्तों। इसको लॉकडाउन का संकट कहें या फिर लॉकडाउन की संभावना कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ पाए। मैं कुशल चौधरी भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे यानी कि मैटर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी एक यूपीएससी के पाठ्यक्रम और स्टेट पीसीएस के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि एक सिविल सेवक होने के नाते आपको भारत के आंतरिक मुद्दों के बारे में जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं उनकी जानकारी होना विशेष रूप से जरूरी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक समझदार और जागरूक नागरिक होने के नाते भारत हमारा घर है। इसके संबंधित जो चुनौतियां हैं, सुरक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन सब के बारे में भारत के नागरिकों को पता होना चाहिए, ताकि हम एक प्रभावी समाधान निकाल सकें, ताकि योगदान दे सकें भारत की समस्याओं को आसानी से सुलझाने में। तो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ये इस हिसाब से बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर हम इसके सिलेबस को पढ़ने की बात करें तो देखिए, इसको पढ़ने के 3 जो तरीके हम अपनाएंगे, या कहूं कि 3 क्रम में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम आपके सामने है, और अगर पाठ्यक्रम में हम देखें तो पाठ्यक्रम आपका यूपीएससी के हिसाब से पेपर नंबर 4 है, और आपका देखें तो जीएस का पेपर नंबर 3, जिसमें कि आपका साइंस एंड टेक का हिस्सा और इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं पेपर नंबर 3 में, 1 से लेके 15वें टॉपिक तक। वहीं पे इंटरनल सिक्योरिटी आपका 16 से लेकर और ये 20वें टॉपिक के बीच में इंटरनल सिक्योरिटी के ये विषय दिए गए हैं। हालांकि इस सिलेबस में ये कहीं पे नहीं लिखा है कि ये आंतरिक सुरक्षा, लेकिन ये टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स का जब समुच्चय बन के निकलता है उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देने की कोशिश करते हैं। तो वो सुरक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं, और उनका एक सही विश्लेषण, सही नाम जो निकल के आता है वो है इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा। तो पेपर नंबर 3 जीएस में टॉपिक नंबर 16 से लेके 20, ये जो आपका सिलेबस है, विकास, उग्रवाद और ये राज्य और गैर राज्य कारक, ये कहीं ना कहीं टॉपिक नंबर 16, ये आपका टॉपिक नंबर 17, ये 18, 19 और ये 20 इस टॉपिक में दिए गए हैं। अब हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, जो क्रम रहेगा, पहले हम पाठ्यक्रम की एक बेसिक समझ डेवलप करेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ आधारभूत अवधारणाएं। आधारभूत अवधारणाओं से संबंध ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट, ऐसी परिभाषाएं या ऐसी कुछ संकल्पनाओं को देखना होगा, उनके बारे में जानना होगा कि ये आखिर है क्या। जैसे कि सुरक्षा क्या होती है, फिर दूसरा जो टर्म है वो होता है प्रतिरक्षा क्या होती है, इन सब के बारे में देखेंगे। उग्रवाद क्या है, उदारवाद क्या है, आतंकवाद क्या है, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद। तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं, इनकी जब हम एक समग्र परिभाषा या इनके बारे में डिफरेंस करना सीख जाएंगे, तब हम इन चैप्टर्स पे टॉपिक वाइज देखेंगे। उसके बाद हम कुछ घटनाएं लिखेंगे, कुछ जो पर्टिकुलर घटनाएं, चाहे वो संसद पे हमले की घटना हो या नक्सलवादियों द्वारा जगह जगह जब हमारे जवानों के ऊपर हमले जो किए जाते हैं उसमें कई जवान शहीद हो जाते हैं, उन घटनाओं की बात हो, या फिर आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में फैलाया गया उन्माद हो, नॉर्थ ईस्ट का संकट हो, इन सब को इन सब घटनाओं को हम एक केस स्टडी के रूप में देखेंगे, और उसके पीछे जो निहित कारण हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि वो कारण हैं कौन से, कि वो कारण क्या सामाजिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, कि आखिर वो कौन से कारण हैं। अब जब कारण इतने सारे हैं तो समाधान कैसे होंगे, समाधान भी उसी तरीके से होंगे। अगर किसी के पीछे आर्थिक कारण है तो उसका समाधान भी हमें आर्थिक रूप से निकालना होगा, सामाजिक कारण का सामाजिक तरीके से समाधान निकालना होगा। तो इन सब के बारे में हम उस हिसाब से देखेंगे, सिलेबस को हम पढ़ेंगे जब। अब बात आती है आपके सिलेबस की।
सबसे पहला टॉपिक है आपका विकास और उग्रवाद। देखिए, विकास और उग्रवाद देखने से कहीं ना कहीं लगता है कि ये कैसा मेल है, यानी कि दोनों ही अवधारणाएं, दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। विकास जहां पर एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, वहीं पे उग्रवाद आपका नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट से कहें तो हम ये विकास के अपोजिट है। विकास से संबंध क्या है हमें? विकास से संबंधित आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, ये वो विकास की बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उग्रवाद उन्माद फैलाना, विकास का विरोध करना कहीं ना कहीं, ये वो है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में संबंध क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। क्या विकास ना होने की वजह से उग्रवाद फैला है, या फिर उग्रवाद है वहां पर, उस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो देखिए, जहां पे विकास का स्तर निम्न है वहीं पे उग्रवाद फैला हुआ है, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो, कश्मीर हो, या फिर आपका मिड इंडिया में आपका छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले क्षेत्र हों। वहां पे विकास का स्तर निम्न है, इसीलिए वहां उग्रवाद है। लेकिन दूसरा तरीका भी तो है इसको देखने का। इसको देखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वहां पे उग्रवाद है इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है, समझे? यानी कि सरकार तो कोशिश करती है, पुल बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, रोड्स बनाती है, पाइपलाइंस बिछाती है, लेकिन जो उग्रवादी समूह हैं वो वहां पे इसको कट कर देते हैं, काट देते हैं, आरडीएक्स से उड़ा देते हैं। प्रशासनिक संस्थाएं वहां पे लगाने की कोशिश हो रही है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, लेकिन फायदा क्या होता है? ये उग्रवादी जो संगठन है इनको वहां पे स्टेब्लिश होने ही नहीं देना चाहते। तो इनके बीच का जो संबंध है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या ये चक्रीय तो नहीं है संबंध। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है राज्य और गैर राज्य कारक। राज्य और गैर राज्य कारक। राज्य क्या है? देखिए, राज्य के लिए 4 चीजें प्रमुख होती हैं। पहला है आपका भूमि, यानी कि भूगोल, एक निश्चित भू क्षेत्र होना जरूरी है। दूसरा है उस क्षेत्र पर निवास करने वाली जनता, और जो तीसरा है वो है आपका उस जनता के ऊपर शासन करने के लिए गवर्नमेंट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संप्रभुता, यानी कि सोवरेनिटी। उस सरकार के पास वो सारे राइट होने चाहिए, वो सारे अधिकार होने चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से इस राज्य के बारे में, इस राज्य की जनता के बारे में, विदेशी संबंधों के बारे में, किस राज्य के साथ हमें संबंध रखना है, किस राज्य के साथ संबंध नहीं रखना है, उनके बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। उससे बनता है राज्य। राज्य के ही अंदर होते हैं कुछ गैर राज्य कारक, जिनको बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं आपके सिविल सोसाइटी, एनजीओ, कुछ प्रेशर ग्रुप्स, जो समुदाय, कुछ जो राज्य के अंदर होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं गैर राज्य कारक। अब ये 2 तरीके से बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, पॉजिटिव वे में देखें तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, सरकार को चेक एंड बैलेंस करते हैं कि सरकार कोई ऐसी विधि तो नहीं बना रही, ऐसा कोई कानून तो नहीं बना रही जिससे जनता का शोषण हो या जनता पे नकारात्मक प्रभाव पड़े, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तो नहीं बना रही जो एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को वंचित या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो कोई कार्य नहीं कर रही है सरकार। उसके लिए आपका गैर राज्य कारक इनके ऊपर दबाव बना के रखते हैं और उनको चेक एंड बैलेंस का ये जो प्रावधान है बना रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, जो कुछ समुदाय के कुछ पर्टिकुलर लोग मिलके कुछ संगठन बना लेते हैं, ये करते क्या है? ये क्या होता है कि भारत के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो विकासात्मक कार्य हैं, उनमें भी कभी कभी ये रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये अड़ंगा डालते हैं, चाहे तो एनवायरनमेंट के नाम पे लो या फिर जातिवाद फैला के, संप्रदायवाद फैला के, ये सारी चीजें समाज में फैला के सरकार को कहीं ना कहीं दबाव में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दूसरे देशों से, या कहें कि भारत के जो शत्रु देश हैं, वहां से इनको फंडिंग मिलती है, इनको दूसरे देश में एक्सेस मिलता है, वहां पे इनको फ्लैट्स दिए जाते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी दी जाती है, और उसी उसमें ये भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं, लूप होल्स, समझ रहे हैं? तो ये गैर राज्य कारक, इनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाए? अगर वर्तमान सरकार के संदर्भ में हम देखें तो वर्तमान सरकार ने इन पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए।
चाहे वो बाहर से एनजीओ को जो होने वाली फंडिंग है उन पे नियंत्रण हो। उनकी पूरी जांच कराई गई कि किस संस्था के द्वारा भारत में किस एनजीओ या किस सोसाइटी को कितना पैसा आ रहा है और वो किस कार्य में लगी हुई है। कहीं वो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा तो नहीं दे रही, कहीं ना कहीं वो कुछ भारत के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को तो नहीं रोक रही। तो उन सब के बारे में गैर राज्य कारकों के ऊपर भी हमें आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मोर्चे पे अगर बात करें तो उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, यही हम इंटरनल सिक्योरिटी में देखेंगे। अगला है आपका साइबर सुरक्षा और सूचना तकनीकी, और उसी का एक विस्तृत रूप है सोशल मीडिया। देखिए, अगर हम तकनीकी की बात करें तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने और इवन सोने के बाद भी हम पूरी तरीके से तकनीकी पर यानी कि टेक्नोलॉजी पर रिलाय है, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो चुके हैं। उसके बिना आज की मेरे हिसाब से कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आप एक कहानी भी लिखते हैं, कोई पटकथा भी लिखते हैं, तो उसमें बिना तकनीकी के शायद ही उसको लिख पाओगे, और उसमें तकनीकी का बात ना हो तो ये संभव नहीं है। तो तकनीकी के दो तरीके हैं। देखिए, अगर इसको सकारात्मक रूप से लोगे और दूसरा है एक नकारात्मक। अगर इसको नकारात्मक रूप में लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अभिशाप है, श्राप है, आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। लेकिन वहीं इसका उपयोग अगर पॉजिटिव मनुष्य के कल्याण के लिए किया जाए, मनुष्य की इच्छाओं की शांति या एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाए, स्पेस मिशंस के क्षेत्र में किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वरदान बन के साबित होती है। अब समस्या इससे नहीं है, समस्या इसके नकारात्मक प्रयोग से है। अगर इसका नकारात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे कि सोशल मीडिया के युग में जहां पे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से कुछ भी फेक न्यूज फैलाई जा सकती है, किसी एक समुदाय की भावनाओं को भड़काया जा सकता है, जातिवादी कमेंट किए जा सकते हैं, किसी एक जाति में उग्रता का भाव पैदा किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ को एकत्रित किया जाता है या किया जा सकता है इसके द्वारा। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं चुनौती तो है ये, अगर ये सारी समस्याएं। फिर दूसरा, नेक्सस, टेररिस्ट के साथ, नक्सलवादियों के साथ विदेशों से आने वाली फंडिंग, पैसे मंगाना। तो आजकल ऐसा क्या है जो सोशल मीडिया के द्वारा संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सबसे खतरनाक थी। इसके द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कुछ गलत कामों की। और दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, किसी को भी पैसे के दबाव में कुछ भी करवाया जा सकता है। और अगर किसी के आपत्तिजनक तस्वीरें या हम कहें कि इसका गलत प्रयोग करके कुछ निकाल, दूसरे आदमी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, ब्लैकमेलिंग की जा सकती है और जासूसी की जा सकती है। इन सब पे नकेल कसने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम तकनीकी से हाथ पीछे खींच लें और तकनीकी के बारे में हम बात करना बंद कर दें, तकनीक का उपयोग बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब नई तकनीक डेवलप होती है, उससे संबंधित नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपका इन पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है सारा मैटर। अगला आपका धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसके चैप्टर में कि होती क्या है। लेकिन बस इतना सा समझ लो कि इतनी सारी चुनौतियां आपको सामने दिख रही हैं। इन चुनौतियों की अगर हम बात करें, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या कुछ भी हो, या सीमा सुरक्षा की बात हो, असंगठित अपराध हो, साइबर सुरक्षा हो, ये संभव कब है? जब पैसा आएगा। और धन शोधन का अभी सिर्फ इतना मतलब समझ लो कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना ही धन शोधन कहलाता है। ठीक, इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होगी। और पैसा कहां से आता है? धन शोधन की प्रक्रिया के द्वारा जो पैसा आता है। अब अगला है असंगठित अपराध, और इसमें एक और बात जुड़ जाता है, यह है आपका आतंकवाद या हम कहें कि उग्रवाद। असंगठित अपराध से मतलब, असंगठित अपराध आपका जो एक राज्य के अंदर जो उन्मादी समूह बने हुए हैं, जो हत्या, फिरौती, रेप और कहीं ना कहीं अगवा करना बच्चों को, फिर फिरौती मांगना, ये जो कार्य करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती तो है। देखिए, इसको पुलिस हैंडल कर सकती है स्टेट की, लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है कि जब इनका संबंध आतंकवाद के साथ पाया जाता है। वो कैसे? आतंकवाद को किसी देश में एंटर करना है तो वो किसी सामान्य आदमी से या सरकार से या किसी ऐसे ही किसी व्यक्ति से तो संबंध डायरेक्ट करेगा नहीं। वहां के जो चुने हुए असंगठित अपराधी हैं
जिनको पैसे की ललक है, पैसे के चक्कर में कुछ भी गलत करने को तैयार है या कुछ भी गलत कर रहे हैं, समूह बना रखे हैं उन्होंने। तो ये कॉन्टेक्ट जो आतंकवाद किसी देश में एंटर करेगा तो किससे करेगा? इन अपराधियों से। और ये इसको क्या देगा? ये इसको पैसा देगा। ये क्या प्रोवाइड करेंगे आतंकवाद को? ये प्रोवाइड करेंगे आश्रय, रास्ता दिखाएंगे कि आइए हमारे देश में, यहाँ पे रहिए। ये इनको ट्रेनिंग देगा, विदेशों में जमीन देगा, ये इनको आश्रय देगा, गुप्त जानकारियां देगा। और इवन इसमें बहुत सारे तो हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर कहें कि हम सुरक्षा से संबंधित जो एजेंसीज हैं, उनके व्यक्ति भी कभी कभी उनके साथ कनेक्ट पाए जाते हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं बहुत बड़े स्तर की, इनको समझना होगा हमें। फिर है आपका सीमा सुरक्षा प्रबंधन। अब देखिए सीमा के बारे में हमें बात करें, अगर बाउंड्रीज के बारे में, तो बाउंड्री तीन तरह की, लैंड बाउंड्री, स्थलीय बाउंड्री जिसको कहेंगे, फिर जलीय वाटर, और तीसरा है आकाश। तीनों ही क्षेत्रों में चुनौतियां हैं। ये नहीं कि आपने केवल लैंड को रोक लिया तो वहां से, क्योंकि आपको पता है जब ताज होटल बॉम्बे में हमला हुआ था तो वो लोग कहां से आए थे? पानी से आए थे। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान जब आतंकवादियों को एंटर कराता है तो कश्मीर की कहां से कराता है? स्थलीय बाउंड्री से कराता है। आकाशीय हमले आजकल तो सबसे खतरनाक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि हर किसी के पास मिसाइल हैं और मिसाइल से रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली भी है। तो ये सारी समस्याएं सुरक्षा प्रबंधन सीमा से संबंधित हम देखेंगे। फिर हम कुछ सुरक्षा एजेंसियों के बारे में देखेंगे, उनका कब गठन हुआ, क्या कार्य है। आईटीबीपी हो गया, आपका सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, जितनी भी आर्मी हो गई, एयरफोर्स, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना सिलेबस देखने के बाद में आपको क्या लगा कि ये जो सिलेबस है, क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा का सिलेबस है, या ये विभिन्न जो हमने सब्जेक्ट अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो आपका इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, तकनीकी है, साइंस टेक, उससे संबंधित है। तो देखने पर हमें क्या पता चलता है? देखिए विकास और उग्रवाद की अगर हम बात करें तो विकास एक सोशल और इकोनॉमिक टॉपिक है, इकोनॉमी का और समाज का टॉपिक है। उग्रवाद चुनौती है, सामाजिक समस्या है कि नहीं है। स्टेट पॉलिटी का टॉपिक है, गैर राज्य कारक, ये पॉलिटी और आईआर के टॉपिक है, उससे संबंधित चुनौतियां हैं। साइबर सुरक्षा, तकनीकी, सोशल मीडिया, इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? ये आपके टेक्नोलॉजी, साइंस टेक के टॉपिक है। धन शोधन की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। असंगठित अपराध सामाजिक चुनौती है। सीमा सुरक्षा, सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितनी सीमा लगती है, कौन से स्टेट में है, कैसा भूगोल है वहां का, उस सब के बारे में देखेंगे। क्योंकि तो ये किसका है? ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि जो उग्रवाद हो गया आपका या फिर नक्सलवाद हो गया, कहाँ पे पाए जाते हैं? दुर्गम क्षेत्रों में। वहां पे भूगोल के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। नक्सलवादी कहाँ रहते हैं भाई? जहाँ पे जंगल हैं, बहुत सारे पहाड़ियां हैं, जहाँ पे छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है कहीं ना कहीं। और ये सीमा सुरक्षा एजेंसी विविध। तो ये देखने के बाद हमें क्या समझ में आया? ये देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि आंतरिक सुरक्षा अपने आप में एक विषय नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुआयामी विषय है। बहुत सारे सब्जेक्टों का निचोड़ है जिसको हम भारत की सुरक्षा के संदर्भ में देखेंगे कि इस विषय या इस पर्टिकुलर से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, समझ रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि भारत के किसी आम नागरिक से मैं पूछूं, भारत के किसी सामान्य नागरिक से अगर मैं पूछूं कि भारत के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, या भारत के सामने सुरक्षा संबंधित कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, तो उसका कहना क्या होगा? सामान्य व्यक्ति उत्तर देगा आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद। सामान्य व्यक्ति का मानना ये है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जो हम आंतरिक सुरक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से कौन सा टॉपिक यहां लिखा हुआ है? कुछ दिख रहा है? इनमें से संबंधित कोई भी टॉपिक कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं।
ये जो टॉपिक्स हैं ये सैद्धांतिक टॉपिक है। कैसे टॉपिक है? सैद्धांतिक। और इनका जो व्यवहारिक रूप निकल के सामने आता है वो ये है। हमें किससे लड़ना है? सोशल मीडिया से थोड़ी लड़ना है। हमें किससे लड़ना? गैर राज्यकारों से डायरेक्ट नहीं। इनसे उत्पन्न जो परेशानियां हैं ये सैद्धांतिक है। असंगठित अपराध से हम कैसे लड़ेंगे? इन पे चोट करेंगे, इनके बीच का नेक्सस तलाशेंगे, इन पे चोट करनी है। ये सैद्धांतिक टॉपिक और वे इसका व्यवहारिक रूप है। समझ रहे हैं? अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये जो समस्याएं हैं किस तरह की है। एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हम नक्सलवाद। आप क्या कहोगे? ये एक सांस्कृतिक समस्या है भाई। उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, जब हमने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो उस पर अटैक हुआ। तो नक्सलवाद उनके ऊपर जो उनके रीति रिवाज, रहन सहन पे जब अटैक हुआ तो ये नक्सलवाद पैदा हुआ। ये एक सांस्कृतिक समस्या है। अगर मैं कहूँ नक्सलवाद की उत्पत्ति जमीन के विवाद को लेके, सर्वहारा और जो ऊपर सब बड़े जमींदार लोग थे उनके बीच में लड़ाई से हुई। तो जमीन को लेके हुई, जमीन के स्वामित्व को लेके हुई। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद किससे पैदा हुआ? जमीन की लड़ाई से। तो ये एक आर्थिक समस्या है। अगर मैं कहूं कि वहां पर प्रशासन कमजोर था, प्रशासन फेलियर था, वहां पे प्रशासन उसको संभाल नहीं पाया, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक समस्या है। अगर मैं कहूं कि राजनीतिक, ये लोग नक्सली लोग राजनीति पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और अपने हिसाब से सरकार को झुका के चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक समस्या भी है। अगर मैं कहूं कि इन लोगों की भावनाओं में वंचना का भाव आ गया है, इन लोगों का मानना है कि हम लोगों की वंचना हुई है, वंचना की भावना इनके अंदर घर कर गई है, तो ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक समस्या है। अगर मैं कहूं हमने इनकी ध्यान नहीं दिया अच्छे तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं किस तरह की समस्या है। मैं कहूं अगर आपकी ये यहां का भूगोल बहुत ही दुर्गम है, यहां पे नदियां हैं, पहाड़ हैं, दुर्गम जंगल हैं, तो कहीं ना कहीं भौगोलिक समस्या है, भौगोलिक। और मैं कहूं कि यहाँ के लिए जो कानून बने उनका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये एक विधिक समस्या भी है। अब जब समस्या इतने तरह की है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट संबंधित नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर समस्या नहीं है, तो उसके लिए जो समाधान होंगे वो भी तो उसी तरीके के होंगे। यानी कि समस्या कैसी है? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। तो समाधान भी कैसे होंगे? मल्टी डायमेंशनल। अगर कहें कि सामाजिक समस्या है तो उसके लिए हमें सामाजिक रूप से सबका साथ, सबका विकास करना होगा। अगर मैं कहूं आर्थिक समस्या है तो उन लोगों पे हमें विकासात्मक प्रोजेक्ट चलाने होंगे, उनके लिए विकास पैकेजेस निकालने होंगे, डेवलपमेंट करना होगा। अगर मैं कहूं ये प्रशासनिक फेलियर है तो हमें ई गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की पॉलिसी वहां पर लागू करनी होगी। अगर मैं कहूं कि राजनीतिक समस्या है तो राजनीतिक समस्या को दूर करने के लिए हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहां पर निम्न स्तर पर, ग्रामीण स्तर से चुनाव कराने होंगे और इनको भागीदारी देनी होगी। अगर मैं कहूं ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है तो इन लोगों के मन में जो दुराचार, जो वंचना का भाव है उसको दूर करना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा, उनका हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं ये भौगोलिक समस्या है तो वहां पे तकनीकी विकास के द्वारा भौगोलिक समस्याएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा इस समस्या को दूर करना होगा। विधिक समस्या है तो कानून बनाने होंगे हमें इनके हित में। तो ये कैसी समस्या है? मल्टी डायमेंशनल। और हमारी पढ़ने की अप्रोच कैसी रहेगी इंटरनल सिक्योरिटी को? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल से संबंध, बहुआयामी से संबंध ये है कि किसी एक समस्या को सुलझाने के लिए, किसी एक इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में हम बात करें मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल मतलब किसी एक विषय को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारे विषयों को पढ़ना होगा।
तभी उसके बारे में हम समझ विकसित कर सकते हैं। ये आपका आज सिलेबस हो गया और हमने इसको देखा कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। बहुत कुछ उम्मीद करता हूं आपने इस टॉपिक में जाना होगा। आंतरिक सुरक्षा की एक बेसिक समझ, उससे संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, आप समझ पाए होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान आपको बूस्ट प्रदान करेगा, आपकी प्रिपरेशन को। और लोगों के साथ शेयर करिए। देखिए, हर चीज को बनाने के पीछे एक मोटिव होता है। हम ये वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमारा मोटिव वो है कि ये हमारी क्लासेस उन लोगों तक पहुंच पाएं जो लोग क्लासेस नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि उद्देश्य पूरा हो जाए। हम वीडियो बनाते रहें और हमारा उद्देश्य ही पूरा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, तो क्या फायदा इस बात का। तो मैं आज यहीं पे विदा लेता हूं। धन्यवाद।